ऑफ देयर एज इज 4 years रेस्पेक्टिवली। उनकी जो आयु का डिफरेंस है वो 4 वर्ष का है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है द एज ऑफ एल्डर वन इज, यानी कि सबसे बड़े भाई की आपको एज बतानी है। सबसे बड़ा पूछे सबसे छोटा पूछे, समझिएगा। देखो 4 भाई है, 1 2 3 और ये 4। आपको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। 4 भाइयों के आयु का जो जोड़ है वो ये है, ठीक है। उनकी जो आयु का डिफरेंस है वो 4 वर्ष है, ठीक है। मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला है वो x ईयर का है, ठीक है, फर्स्ट वाला भाई। तो सेकंड वाला है वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे x प्लस के 4 होगा, क्योंकि ये इससे 4 साल बड़ा है। फिर जो 3 नंबर का है वो इससे 4 साल बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस के 4 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 8, और इसमें ये इससे बड़ा है तो ये हो जाएगा x प्लस के 12, ठीक है। और इन सभी का जो सम आपको दे रखा है वो दे रखा है 56 दे रखा है। तो इसको भी आप लोग ऐड कर दो, इसको भी, यानी कि अगर चारों की एजों को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल जो एज है वो कितनी आ जाती है, 56 आ जाती है। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले तो x को एक जगह कर लो, तो ये 1x 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस के, यहाँ पर फिर 4 और 8 12, 12 और 12 24, और इक्वल में कितना आ जाएगा 56, ठीक है। तो यहाँ से 4x इक्वल में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4x इक्वल में आ जाएगा, ये 56 है ये 24 है, तो 56 में से जब 24 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 56 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 32 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 32 बचेगा। तो 4x की वैल्यू यदि 32 है तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यदि x की वैल्यू 8 आ गई है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया सबसे बड़े की एज। तो सबसे बड़ा कौन था, x प्लस के 12 था, और x की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो 8 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 ईयर। ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए सभी। ये फर्स्ट वाले के लिए पूछे तो यहाँ पर होता 8 ईयर, ठीक है, ये तो 8 ईयर का है। ये जो सेकंड वाला है ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, यहाँ पर ये 8 और 8 16, ठीक है, और ये कितना है, ये है 20 ईयर का। जब आप इन सभी का सम करोगे, ठीक है, ये 8 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20, और 20 और 20 40, और 16 56, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये आपका अलजेब्रा का एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। देखो आपको जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल में 0 है, और आपसे पूछा गया है x प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x प्लस 5 का क्यूब। देखो आप लोग x प्लस 5 का क्यूब जब भी निकाल पाएंगे जब आप लोग के पास जो वैल्यू आएगी वो यानी कि x प्लस 5 की वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि आपसे जो पूछा गया है वो x प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 का क्यूब पूछा है, तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो आपको वैल्यू चाहिए वो चाहिए x प्लस 5 और प्लस के 1 अपॉन में x प्लस के 5, ठीक है। अगर ये वैल्यू रहेगी तो हम लोग क्यूब तो इसका इजीली निकाल पाएंगे। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो x प्लस 5 का एलसीएम आ जाएगा नीचे x प्लस 5, ठीक है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये x प्लस 5 है और ये भी x प्लस 5 है, तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x प्लस 5 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो यानी a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर
प्लस के बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर x है और b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। ठीक है, और ये प्लस का 1 तो है ही। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी दे रखी है, तो इसका भी हमें यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको, यहाँ पर आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 4 और इक्वल में आपको दे रखा है 0। यदि मेरे को यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इस 4x को इधर भेजूँगा। तो देखो अब ये भेजने का तरीका, यहाँ भी कई बच्चे परेशान होते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, कोई नहीं सिखाता। ये यहाँ पर ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये बराबर में आते ही प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है प्लस का है, तो ये तो हो जाएगा बेटा माइनस के 4x। ठीक है, और ये क्या है माइनस का है, तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो माइनस के 4x प्लस के 4। चलिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर के स्थान पर माइनस के 4x प्लस के 4 और प्लस के ये तो चल ही रहा है 25 प्लस के 10x और प्लस के 1 और अपॉन में कितना है x प्लस के 5 है। ठीक है, जहां कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना, मैं आपको 101% सिखाने की कोशिश करूंगा और डाउट भी आपके क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, वैसे तो मैं डाउट रखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे तो, अब देखो ये तो है माइनस के 10x है और ये प्लस के 10x है, तो कितना बचा, आप कहेंगे 6x बचा। ठीक है, प्लस के यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो ये प्लस का 4 है और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये सभी ऐड हो जाएंगे तो 4 और 25 29 और 1 30 और अपॉन में क्या है x प्लस के 5 है। ओके, अब यहां से हमें यहां पर x प्लस 5 है नीचे, तो ऊपर क्या x प्लस 5 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, यदि मैं 6 कॉमन ले लेता हूं, यहां पर यदि मैं 6 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे x और प्लस के 30 में 6 का भाग देंगे तो बचेगा 5, अपॉन में नीचे क्या है x प्लस के 5 है, तो यहाँ से x प्लस 5 कट जाएगा, आपको यहाँ पर x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन x 5 की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो इसका क्यूब तो हम लोग इजीली कर पाएंगे। कैसे, संख्या का क्यूब करते हैं, यानी कि 6 का तो क्यूब करते हैं 216 और उसमें से 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 216 माइनस के 18, आंसर कितना आ जाएगा आपका 198। आया किसी बच्चे का आंसर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा, द एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई इज 2000 and that for the months March, April, May and June is 3000. If his salary for the month of June is 8000, then what is his salary for the month of February? एक व्यक्ति की फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का जो एवरेज है वेतन का, सैलरी का, वो है 2000। ठीक है, और मार्च, अप्रैल, मई और जून माह का जो सैलरी का जो एवरेज है
वो है 3000। जून माह का जो आपको सैलरी दी गई है वो 8000 दी गई है। आपसे फरवरी माह का वेतन पूछा गया, समझेगा ध्यान से। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। फरवरी, मार्च, अप्रैल और प्लस के मई। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इनका जो सैलरी का एवरेज है वो कितना है? 2000। यदि एक की वैल्यू 2000 है तो कितने हैं ये? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यदि फरवरी महीने का 2000 है तो मार्च का भी 2000 होगा, अप्रैल का भी 2000 और मई का भी 2000। तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8000। ठीक है, चलिए फिर है मार्च, अप्रैल, मई और जून। यहाँ पर आपको जो सेकंड सैलरी दी गई है वो यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और प्लस के जून। ठीक है, और इनका जो एवरेज है सैलरी का वो है 3000। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12000। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 12000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से मार्च कट जाएगा, अप्रैल से अप्रैल, मई से मई, और यहाँ पर जो बचेगा ये एफ यानी कि फरवरी और माइनस के जून। फरवरी माइनस के जून, और इनका जो एवरेज आया है वो कितना आया है? तो 12000 में से 8000 जाएगा तो 4000 आएगा। कितना आएगा बेटा? 4000। क्या सभी लोग समझ पाए हैं कि ये 4000 कहाँ से आए? ठीक है, 4000 कहाँ से? मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो फरवरी माइनस के जून, फरवरी ये रहा क्योंकि ये सभी तो कट गया, यहाँ पर फरवरी बचा और यहाँ पर जून बचा, तो फरवरी माइनस के जून, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4000। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? यदि जून महीने का वेतन है वो 8000 है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो दिया गया है जून महीने का वेतन, यानी कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 8000 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 8000 दे रखी है। ठीक है, यदि जून की सैलरी का जो एवरेज है वो 8000 है तो यहाँ पर फरवरी, तो 8000 में से 4000 जाएगा तो कितना बचेगा? क्या 4000 ही आया है क्या सभी बच्चों का आंसर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए सभी? फरवरी माइनस जून हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया, मार्च से मार्च कट गया, अप्रैल से अप्रैल, मई से मई, तो यहाँ पर फरवरी और यहाँ पर जून। फरवरी माइनस जून, 12000 में से 8000 जाएगा 4000। जून की ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है सैलरी 8000, तो फरवरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8000 में से 4000 जाएगा, तो फरवरी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4000। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और मैंने आपको स्लोप वाले, प्रवणता वाले क्वेश्चंस में आपको रेगुलर करवा रहा हूँ तो आपको पता होगा। ठीक है, जो स्लोप होता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के ए अपॉन में बी। क्या होता है बेटा? माइनस के ए अपॉन में बी होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये उसके इक्वल में दे रखा है माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 यहाँ पर आपको ये इसके इक्वल में दे रखा है। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 9 अपॉन में बी की वैल्यू कुछ है नहीं, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वल में हो जाएगा माइनस के 5/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 18/5, तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18/5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हाइट, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एकदम आसान है। हाइट, स्पीड एंड डिस्टेंस का तो कह नहीं सकते, ये रेडियन वाला क्वेश्चन है, तो रेडियन भी आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, तो उसको भी करवाना जरूरी है। देखो क्या कर रहा है, द डायमीटर ऑफ मून मेक्स एन एंगल ऑफ 1/2 डिग्री, ठीक है, ऑन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। माना कि चांद का व्यास एक प्रेक्षक की आंख पर एक आधे डिग्री का कोण बनाता। कितने डिग्री बेटा? आधे डिग्री का, ठीक है। आधे डिग्री का वैसे कोण होता है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द आई ऑब्जर्वर ए कॉइन ऑफ 1 सेंटीमीटर। प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर वाला एक सिक्का रखा जाए। डायमीटर शुड बी प्लेस्ड दैट द कॉइन शुड कवर द मून कंप्लीटली, ठीक है, ताकि सिक्का चांद को पूरी तरह ढक ले। जैसे सामने कोई सिक्का रख रखा है, ठीक है, और उसको इस तरह से कि जो मून है उसको एकदम यानी कि रोक सके, जो आंख को बिल्कुल मून दिखाई नहीं दे, इस तरह से वो सिक्का रखा गया। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ये एक मून है, ठीक है, और ये एक कोई प्रेक्षक है जो यहां से और यहां से इसको देख रहा है। वैसे आधा डिग्री का कोई एंगल होता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, बना लेते हैं। यहां पर जो एंगल है वो कितना है बेटा? आधे डिग्री है, ठीक है, 1/2 डिग्री है, ठीक है। और यहां पर ये जो बीच में है, बीच में एक कॉइन रखा गया है, एक सिक्का रखा गया है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर यहां पर दे रखा है। यहां पर जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है यहां पर 1 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको अभी डेली सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एंगल होता है या फिर जो कोण होता है इसके बराबर में क्या होता है, तो आप कहेंगे आर्क अपॉन में रेडियस होती है। यानी कि चाप अपॉन में क्या होता है बेटा? त्रिज्या होती है। क्या आपको याद है क्या? ठीक है, जो एंगल होता है, कोण होता है, वो क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस होती है, चाप अपॉन में त्रिज्या होती है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये आपको याद है क्या? ठीक है, और ध्यान रखना आपको, जब कभी भी आधे डिग्री का कोण बने 1 डिग्री का, ठीक है, तो हम लोग इसको चाप की डिस्टेंस के बराबर हम लोग इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल या कोण है वो कितना है? तो आप कहेंगे एंगल या कोण है यहाँ पर यह है 1/2 डिग्री। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर एंगल और कोण है कितना? आप कहेंगे 1/2 डिग्री है, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, इक्वल में आर्क यानी कि जो चाप है वो कितनी है? तो आप कहेंगे जो चाप है वो है 1 डिग्री, 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर रेडियस है r। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यहाँ पर r की वैल्यू पूछी गई है। तो r की वैल्यू यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू आती है बेटा डिग्री में, सॉरी रेडियन में। ये वैल्यू किस में आती है? रेडियन में। ठीक है, अगर रेडियन में आ रही है तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मैं आपको रोज समझाने की कोशिश करता हूं कि हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई अपॉन में 180 से। किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? पाई अपॉन में 180 से। बस आपको इतना ही सोल्व करने की जरूरत है, ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर ये 1/r है, तो हमें r चाहिए, तो पलट के ऊपर, यानी कि r इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे r अपॉन में आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 360। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360, और बटे ये पाई है
तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, तो 22 और ये 7 पलट के ऊपर है, यानी कि ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसको यहाँ से 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 180 और ये यहाँ से कितना आ जाएगा 11। इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0, 8 7 कितने होंगे 56, कैरी 5। ठीक है, 7 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, और 1260/11 जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, कंप्लीट ही सोल्व कर लेते हैं आपके लिए तो ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचे कितने 15, फिर 11 एकम 11, फिर 11 चौकने 44, फिर बचे 6 और बटे 11 सेंटीमीटर। और आपका ऑप्शन आया किसी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। देखो जब तक मैं, हो सकता आपको बुरा लगे, लेकिन जैसे ही आप लोगों के सामने अच्छा क्वेश्चन आता है, यानी कि बिना पढ़ा हुआ आता है, आप लोग गायब हो जाते हैं। सीखना पड़ेगा, अगर आप लोग एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, भीड़ से अलग होना चाहते हैं, है ना, और आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब पाना, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करो, आंसर दो। The difference between the average production of LCD and that of TVs from 2011 से 2013, 2011 से 2013 तक LCD और टीवी के औसत उत्पादन के बीच का डिफरेंस पूछा गया। कब से कब तक, 2011 से 2013। LCD है वो ये वाली है, और जो टीवी है, टीवी को ब्लैक में दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पर टीवी है, ये टीवी है, ये ब्लैक में टीवी है, यहाँ पर ये टीवी है, ब्लैक वाले सभी टीवी है। ओके, चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। 2011 से 2013 तक किसकी बात की जा रही है, एलसीडी की और टीवी की। एलसीडी देख लेते हैं, तो एलसीडी यहाँ पर 7 है, ठीक है, फिर 9 है, तो 9 और 7 16, और 16 और 14 कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा बेटा 30। तो यहाँ पर 30 और कितना का एवरेज है 3 का, तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं वो किसका देख लेते हैं, एलसीडी का। तो जो एलसीडी है वो किस में है, तो एलसीडी है यहाँ पर, ये तो हम लोगों ने एलसीडी का देख लिया, टीवी का देख लेते हैं 12 से 13 में, 11 से 13 में। तो जो टीवी है वो ये रहा 6 और 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, और 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ से जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 27, कितने का है 3 का है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा 9। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, और ये 1000 में है, तो आप लोग इसको 10,000 मान सकते हैं, और ये 9,000। तो इनका डिफरेंस ही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 1000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्ष 2012 और 2014 में एलसीडी। 2012 ये रहा 2012, और 2014 ये रहा 2012 और 2014 में एलसीडी, एलसीडी यानी कि ये वाइट में, तो ये है 9 और ये कितना है 14, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 14 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 23 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 12 और 14 में टीवी,
तो 12 और 14 में टीवी कितना है यहाँ पर, ये 8 है और यहाँ पर कितना है 12 है। तो 8 और 13 कितना हो जाएगा, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20। तो 23:20 है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे सोल्व करो, आंसर दो। देखिएगा क्या कह रहा है, ए डियर इज अहीड ऑफ ए टाइगर बाय 50 लिप्स। एक चीता अपनी छलांग से 50 छलांग एक हिरण से पीछे होता है, आगे होता है, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है वो है 50 छलांग है, ठीक है। दे बोथ रन एट ए स्पीड ऑफ 5 लीप्स प्रति मिनट एंड 4 लीप्स प्रति मिनट। वे दोनों क्रमशः 5 छलांग प्रति मिनट और 4 छलांग प्रति मिनट की दर से भागते हैं। इफ टाइगर एंड डियर कवर्स 8 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली इन एवरी लीप, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइगर टू कैच डियर। यदि प्रत्येक छलांग में चीता और हिरण क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर ही दूरी तय करते हैं, तो हिरण को पकड़ने के लिए चीते को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। सोल्व करो, आंसर दो। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे एक टाइगर मान लेते हैं और यहाँ पर ये डियर मान लेते हैं, हिरण। ठीक है, ये टाइगर मान लिया मैंने और यहाँ पर क्या मान लिया, डियर यानी कि हिरण मान ली। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप कहेंगे ये एक चीता अपनी छलांग से, चीता की छलांग है, ठीक है, और चीता की छलांग है वो कितनी है, 50 छलांग है, ठीक है, 50 छलांग है। और जो चीते की जो स्पीड है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो 8 मीटर की दूरी तय करता है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या 400 मीटर होगी क्या। चीता की जो छलांग है वो 50 है और एक छलांग 8 मिनट में तय करता है ना, ठीक है, 8 मीटर है एक की डिस्टेंस, तो 50 की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 400 मीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 400 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर वे दोनों क्रमशः 5 छलांग प्रति मिनट और 4 छलांग प्रति मिनट, ठीक है। यदि 5 छलांग प्रति मिनट है और यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो 8 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ से जो चीते की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 40 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हिरण की जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, यानी कि 4 छलांग और 5 मीटर की दूरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। सभी बच्चों को समझ आ रहा है कि ये कहाँ से क्या लिख दिया मैंने। टाइगर की स्पीड है वो 40 मीटर प्रति मिनट आ गई है और यहाँ से जो डियर है यानी कि हिरण है उसकी स्पीड आ गई है 20 मीटर प्रति मिनट। अब यहाँ से हमें टाइम चाहिए तो टाइम निकाल लेते हैं पहले। देखो यहाँ से आपको जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है, 400 मीटर, और यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी। अब बताओ रिलेटिव स्पीड के लिए आप लोग डिस्टेंस को ऐड करेंगे या फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे। आप कहेंगे कि ये चीता है, ये जो टाइगर है और ये हिरन है, दोनों आगे पीछे भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ से हो जाएगा 400 बटे
डिस्टेंस स्पीड कितनी है 20, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 20 मिनट। कितना आ जाएगा बेटा 20 मिनट। अब आपसे क्या पूछा गया है, टाइगर की डिस्टेंस पूछी गई है। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड टाइगर की कितनी है 40 मीटर प्रति मिनट है, और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है 20 मिनट है। तो 40 को आप लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो टाइगर की डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 40 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 800 मीटर। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको डियर की चाहिए तो हिरन की, तो हिरन की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, तो हिरन की स्पीड कितनी है यहाँ पर 20। ठीक है, और 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 20 से, तो यहाँ से आ जाएगा 400 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 400 मीटर। ये तो टाइगर की, और ये आगे स्पीड। आपसे क्या पूछा गया है टाइगर के लिए, तो टाइगर के लिए आ जाएगा आंसर आपका 800 मीटर। कभी देखो आपको टाइम भी पूछा जाता है, ठीक है, तो टाइम के लिए मैंने आपको ये निकाला। लेकिन कभी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही पूछी जाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको यदि डिस्टेंस ही पूछी जाए तो आप ध्यान रखना यहाँ पर स्पीड है कितनी, तो आप कहेंगे स्पीड है यहाँ पर 40 मीटर है और यहाँ पर 20 मीटर है। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो है वो क्या 2:1 है क्या, स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे स्पीड है 40 मीटर प्रति मिनट है और दूसरी स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ पर 40 को 20 से डिवाइड किया तो 2, 20 को 20 से 1, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया। यदि स्पीड का रेशियो ये है तो ध्यान रखना जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो भी कितना होता है 2:1 होता है। यदि स्पीड का रेशियो 2:1 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:1 होगा। ठीक है, इन दोनों के जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर ये कितना है, आप कहेंगे 1, और यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 400 है। कितना है बेटा 400 है। यदि 1 की वैल्यू 400 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, और यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से समझा दिया है, अच्छे से समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भाई एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अगर टाइम पूछे तो टाइम भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से स्पीड भी, अब आप यहाँ से टाइगर की भी स्पीड पूछ सकता है और डियर की भी, हिरन की भी, डिस्टेंस भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि दोनों द्वारा कवर की गई डिस्टेंस। तो 800 ये है, 400 ये है, आंसर कितना हो जाता 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। कल हम लोगों ने मीडियन पे एक क्वेश्चन किया था, आज फिर से एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग टाइप वाइज और सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं। एन अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर। मीडियंस ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं लंबवत होती है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। ध्यान रखना जो ग्रेविटी सेंटर होता है, जो गुरुत्व केंद्र होता है, वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, एक तो ये, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 साइड्स बराबर होती है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, इसको नाम दे सकते हो ए, इसको बी, और इसको यहां से सी नाम दे सकते हो। ठीक है, यहां पर समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं लंबवत होती है। लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। तो यहां से एक मीडियन यहां पर मैंने ये ले ली, और यहां पर एक मीडियन ये ले ली। ठीक है, और ये दोनों किस पर इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पर। ओके,
और ये जो लेंथ है, ये जो आपको दी गई है, ये दे रखा है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मीडियन है, माध्य का है, उसका रेशियो होता है 2:1 होता है। तो यहाँ से ये जो रेशियो हो जाएगा, यानी कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, और ये हो जाएगा यहाँ से x। यहाँ से साइड के पास में हमेशा 2 आता है, ये बात ध्यान रखना। कई बच्चे परेशान रहते हैं, समझ कम आता है। ठीक है, साइड के पास वाली, जहाँ पर साइड है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि 2:1 है, ये भी 2:1 में डिवाइड करती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो, ये अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, यदि ये यहाँ से ये 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस या कर्ण होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2x² प्लस 2x² इक्वल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आप कहेंगे 4x² प्लस के यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x²। ठीक है, और इक्वल में यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 4। तो देखो ये 8 है, ये 4 है, ये 4 है, तो दोनों ये 4x² है, ये 4x², यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा 8x², और इक्वल में कितना है 4 है। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 1/2 आ जाएगी। x² की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा, एरिया जो होता है वो होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस तो है कितना यहाँ पर बेस है कितना, आप कहेंगे 2x, और यहाँ पर बेस इंटू हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट भी 2x है, तो यहाँ से 2 से तो 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है 2x², और यहाँ से 2 और इंटू x² की वैल्यू यहाँ पर है कितनी 1/2 है, तो यहाँ से 2 से 2, तो एरिया आ गया यहाँ पर 1। यहाँ पर एरिया कितना आ गया 1। यदि 1 एरिया आ गया है, आपसे ट्रायंगल्स के तीनों ट्रायंगल्स, ये तो कौन सा है ट्रायंगल, यानी कि इस वाले ट्रायंगल्स का एरिया आया है। ठीक है, तो ये कितना ट्रायंगल्स है, यानी कि ये तो 1 है। कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, कंप्लीट ट्रायंगल की बात की जा रही है ना। ठीक है, और एक कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो हम लोग कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो एक को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि जो मीडियन होती है, ठीक है, वो ग्रेविटी सेंटर, यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है ना, आपको मैंने कल भी सिखाया था, जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये मीडियंस हो गई, तो कितने ट्रायंगल्स हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 1/6 होगा, 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 और ये भी 1/6 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एक एरिया आया है, ये तो सिर्फ इस वाले ट्रायंगल्स का आया है। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा 1/3। तो यदि 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ गए सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
हाइट, स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड at distance 52 meter and 13 meter from its base and in the same straight line with it are complementary. The height of the tower, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, जो पूरा कोण होता है, उसका मतलब ये होता है कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एंगल अल्फा प्लस के एंगल बीटा, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एक टावर के शीर्ष के भूमि पर टावर के आधार से 52 मीटर और 13 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से बनने वाले उन्नयन कोण पूरक है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो टावर की ऊंचाई देखिएगा, ठीक है, इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं, एक अल्फा और एक बन रहा है बेटा बीटा एंगल। इसको आप लोग अल्फा नाम दे सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? बीटा। ठीक है, एक जो यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है ये आपको दे रखी है 13, और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है ये आपको दे रखी है 52, और आपसे हाइट पूछी है। तो हाइट के लिए आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इन दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके और रूट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रूट ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 52 इंटू कितना हो जाएगा? 13। और 52 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहेंगे 54 को हम लोग लिख सकते हैं, 52 को 13 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 13 इसमें ऑलरेडी है। 13 इंटू 4 और इंटू 13। ठीक है, इसमें से आप लोग बीच में से क्या ले सकते हो? आप कहेंगे 13 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 13 तो यहाँ पर आ जाएगा और रूट में 4 है तो कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? क्या 26 है सभी बच्चों का? ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ से आपको एक तो ये लेंथ दी जाएगी और एक ये टोटल लेंथ। तो आपसे हाइट पूछे तो डायरेक्ट आप लोग रूट कर देना और इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस या नो में सभी बच्चे आंसर दो। एक तो आप लोग आंसर नहीं कर रहे, यस या नो में फटाफट आंसर दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट यस या नो में आंसर चाहिए मुझे, देन उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट आंसर करो। किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपको चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिएगा, सोल्व करो, आंसर दो। Find the smallest number which is divided by 8 and 5 and leaves the remainder 4 and 3, but it is exactly divided by 13. तेरह का सबसे छोटा गुणज जिसमें 8 व 5 का भाग देने पर 4 और 3 शेषफल बचे। चलिए चेक कर लेते हैं 8 और 5 का। तो पहले तो 5 का चेक कर लेते हैं। 5 में इसमें भी 3 बच रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में 3 3 बच रहे हैं। ठीक है,
अब हम चेक करते हैं 8 वाला। 8 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे 8 7 56 बचे 18, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पर 8 पंजे 40, यहाँ पर हो जाएगा 8 पंजे 40 हो जाएगा, बचे 78, 8 नाम 72, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ पर 8 7 56, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर 8 पंजे 40, बचे 68, 8 8 64, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 4। आपसे क्या पूछा गया है, 8 में से जब डिवाइड किया जाए तो 4 रिमाइंडर बचे, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चंस मैं पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको इसके मैं 2 तरीके बताने वाला हूँ, 2 मेथड, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। 2 मेथड सिखाने वाला हूँ, समझिएगा। वैसे तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मीडियंस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया का 4/3 इंटू रूट में SM -1, SM माइनस के मीडियन 1, SM माइनस के मीडियन 2, ठीक है, और SM माइनस के मीडियन 3। ठीक है, और यहाँ पर जो SM की वैल्यू निकाली जाती है वो निकाली जाती है मीडियन फर्स्ट प्लस मीडियन सेकंड और प्लस के मीडियन थर्ड, और अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मीडियन कितनी हो जाएगी, 9 और 12 21, 21 और 15 36, तो 36/2, यानी कि यहाँ पर जो मीडियन आएगी वो आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी बेटा, 18 आ जाएगी। क्या सही है क्या, 12 9 21, 21 और 15 36। ठीक है, तो यहाँ से SM की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मीडियन फर्स्ट कितनी है, 9 है, मीडियन सेकंड कितनी है, 12 है, और यहाँ से मीडियन जो थर्ड है वो कितनी है, 15 है। यहाँ पर पुट कर देते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई में SM की वैल्यू कितनी आई है, 18, मल्टीप्लाई 18 में से मीडियन फर्स्ट यानी कि 18 में से 9 जाएगा तो 9, मल्टीप्लाई यहाँ पर 18 और 18 में से 12 जाएगा तो 6, इंटू यहाँ पर 18 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या सही है क्या, ठीक है। चलिए यहाँ से 4/3 तो है ही मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 18 को, इसमें 9 है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 9 × 2 लिख लेंगे। ठीक है, ब्रेक कर दो इसके, 9 तो है ही, यहाँ पर 6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 तो है ही ऑलरेडी। ओके, अब यहाँ पर जो जिनका पेयर बन रहा है हम लोग उसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 9 है, 9 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 2 है तो 2 भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 और 3, यहाँ पर 3 भी बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 4 में कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 9 चौकने 36 और दूनी 72, तो आंसर कितना आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसका देखिएगा एक और मेथड है, वो समझिएगा वो मेथड क्या है। वो मेथड बेटा जब भी लगेगा जब
मीडियंस है वो ट्रिपलेट में, ठीक है। ट्रिपलेट में कैसे, जैसे m1 यानी मीडियन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस मीडियन सेकंड का स्क्वायर इक्वल में है मीडियन थर्ड का स्क्वायर। क्या है, क्या देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर और इक्वल में 15 का स्क्वायर होना चाहिए। क्या प्रूव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो यदि ये मीडियंस है वो अगर ट्रिपलेट में है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कर दोगे 2/3 से मल्टीप्लाई और मीडियन फर्स्ट और मीडियन सेकंड इससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर कितना है, 2/3 है। मीडियन फर्स्ट कितनी है, तो मीडियन फर्स्ट है 9 है और यहाँ पर जो मीडियन सेकंड है वो कितनी है, 12 है। तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो 9 कितनी बार कटेगा, 3 टाइम्स, 12 या 36 दूनी 72। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब ही लगेगा जब मीडियन है वो ट्रिपलेट में दी गई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ये तो सभी में लगेगा ही लगेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। In a partnership business, B's capital was half of A's. If after 8 months, B withdraw half of his capital and after 2 months more A withdraw 1/4 of his capital, then the profit ratio of A and B will be। एक साझा कारोबार में B की पूंजी A से आधी है, ठीक है। यदि 8 महीने बाद B ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो और ए और बी का जो लाभ का अनुपात कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का मेरे को आंसर चाहिए, आंसर दो। देखो यहां पर एक ए और एक कौन है बेटा, बी है, ठीक है। एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी है, ठीक है, और फिर कह रहा है 2 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली। 1/4 पूंजी निकाल ली यानी कि 1/4 का डबल, यानी ए को मैं यदि 8 मानता हूं तो बी की पूंजी इससे आधी है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर रेशियो में हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहां पर बी की पूंजी ए से आधी है, बी की पूंजी ए से आधी है, ठीक है। यदि 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, ये जो 4 रुपए है ये कितने महीने तक लगा रहे होंगे, 8 महीने तक, और उसके बाद इसने आधी पूंजी निकाल ली, यानी कि 4 रुपए थे, 4 रुपए में से आधी पूंजी यानी कि 2 रुपए निकाल लिए तो बचे कितने, 2 रुपए, ठीक है। 2 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और ये जो 2 रुपए है ये कितने महीने तक लगे रहे होंगे, क्योंकि वर्ष के अंत तक यानी कि टोटल 12 महीना है, तो यदि ये 8 महीने तक लगी रही होगी ये पूंजी, तो ये कितने महीने तक, 4 महीने तक, ठीक है। और उसके 2 महीने बाद, क्योंकि 8 महीने बाद तो बी ने निकाली और उसके 2 महीने बाद, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, ठीक है। तो 8 महीने तो ये और उसके 2 महीने बाद, यानी कि 8 और 2 10 महीने बाद, तो 10 महीने बाद ए ने, तो ये 8 रुपए है ये तो 10 महीने तक तो लगे रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली, तो इसकी जो 1/4 पूंजी है, हाँ बिल्कुल सही है भाई आपका आंसर, देख लेते हैं। इसका जो 1/4 है वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2, तो अगर 2 रुपए निकाल लिए तो बचे कितने, आप कहेंगे 6 रुपए, और ये कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ठीक है। इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 80 और ये 6 दूनी 12, आप सभी को पता है इनको ऐड करते हैं तो ये तो कितना आ जाएगा 92, और ये कितना हो जाएगा 8 के 32, और ये 8, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 92 रेशियो 40, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं
तो ये आ जाएगा 23:10। आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड भाई। देखो शिशिर का आंसर आया है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए परसेंटेज का एकदम आसान क्वेश्चन है और आप सभी लोग पहले कर भी चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सचिन स्कोर्ड 120 रन्स विच इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज एंड 4 6। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स? सचिन ने 6 चौके, एक चौके में 4 रन होते हैं, तो 6 चौके में कितना हो जाएंगे? 24। ठीक है, और 6 छक्के, सॉरी 4 छक्के, एक छक्के में 6 रन होते हैं, तो 4 छक्के में 24। देखिएगा यहाँ पर 6 चौके और 4 छक्के, तो 6 चौके के कितने हो गए? आप कहेंगे 6 × 4 प्लस के, यहाँ पर 4 छक्के, एक छक्के में रन 6, तो 4 में कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे 24। 6 × 4 हो जाएगा ये। ठीक है, कि मदद से 120 रन बनाए, उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच में दौड़कर बनाए? छक्के और चौके से जो रन बनाए उसने, वो कितने बनाए? तो 24 और 24 48 रन बनाए। कितने रन बनाए हैं? चौके से और छक्के से जो रन बनाए हैं सचिन ने, वो बनाए हैं 48। टोटल जो रन बने थे वो कितने बने थे? 120 रन बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भाग दौड़कर जो रन लिए होंगे वो कितने लिए होंगे? तो आप कहेंगे 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा तो 7। यानी कि 72 रन वो है जो 1 2 भाग के लिए। आपसे क्या पूछा गया? उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए? तो ये 72 रन बनाए। कितने में से बनाए हैं? 120 में से, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। ठीक है, तो यहां से फिर से जो आंसर आया है वो किसका आ गया? शिशिर का, और यहां से आंसर आ गया शिशिर का 60%। वेल डन भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 coins are tossed together, then the probability of getting at least one head is। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तब कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता है, एक हेड आने की प्रायिकता कब है? ये आपसे पूछा गया। चलो इसको सोल्व कर दो, आंसर दे दो फटाफट। देखो एक हेड कितनी बार आता है? 2 बार, 3 बार आता है। ठीक है, 7/8। वेल डन भाई, बहुत बढ़िया। देखिएगा यहाँ पर 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के यानी कि जितने भी सिक्के उछाले जाते हैं हम लोग उसकी पावर ले लेते हैं, यानी कि n। ठीक है, तो यहाँ से जो आउटकम्स आएंगे यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3, यानी कि जो टोटल आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे? 8 आएंगे। अगर यहाँ पर 4 सिक्के होते तो यहाँ पर 2 की पावर 4 करते, 5 सिक्के होते तो 2 की पावर 5 करते। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है भाई, आपने एकदम सही आंसर किया है। ठीक है, लेकिन समझो इस बात को, तो यहां पर आपको कम से कम एक हेड आने की, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस के 1/8। ठीक है, एक के लिए हम क्या कर देंगे? एक को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा? 7/8, और यही हमारा आंसर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। If the selling price of 40 articles is equal to the cost price of 50 articles, then the percentage loss or gain is। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना जो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर हमेशा निकालते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो, तो ध्यान रखना जैसे ये है 40 के साथ एसपी है और 50 के साथ सीपी है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी का तो वो होगा जो एसपी के साथ है और एसपी का वो होगा जो सीपी के साथ है। तो यहाँ से जो सीपी आएगा वो तो आ जाएगा यहाँ पर 40 और यहाँ पर एसपी आएगा वो आ जाएगा 50। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग 40 की वस्तु को 50 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये साफ कह रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा, ये हमें कंफर्म है नहीं। तो एक बात बताओ, अगर 40 की वस्तु को अगर आप लोग 50 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप कहोगे प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 10 रुपए का। कॉस्ट प्राइस है कितनी, आप कहें 40 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर और ये 100 है। ठीक है, तो 100 से कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर, 25%। और ये 25% लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करो, फटाफट आंसर दो। एकदम आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको वैसे करना है जैसे हम लोगों ने रेशियो में किया था। ठीक है, कैसे किया था, वो मिल्क और वाटर को, ठीक है, जैसे मिल्क डाला जाता है तो वाटर की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं और जैसे वाटर डाला जाता था तो मिल्क की वैल्यू कांस्टेंट रखते थे, उसमें आपको सोल्व करना है। उसी तरह से देखिएगा, इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 15 गर्ल्स लेफ्ट द ग्रुप, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 2:1। लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:1 है। समझिएगा ध्यान से, ये बॉयज है और यहां पर ये गर्ल्स है। ठीक है, एक ग्रुप में से 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर जाती है, ये गर्ल्स है, ये 15 यहां से ग्रुप छोड़ के चली जाती है। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो हो जाता है 2:1 हो जाता है। गोट इट। ठीक है, 45 बॉयज लेफ्ट द ग्रुप। ठीक है, बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, आफ्टर 45 बॉयज लेफ्ट द ग्रुप, ठीक है, द रेशियो बिकम्स 1:5। यहां पर जो बॉयज है वो कितने चले जाते हैं बेटा, 45 चले जाते हैं। ठीक है, यहां पर बॉयज 45 चले जाते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है, 1:5 हो जाता है। समझ आ गए क्वेश्चन। अब समझिएगा यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पर है क्या गर्ल्स की जो वैल्यू है वो क्या सेम होनी चाहिए क्या, ठीक है, क्यों, क्योंकि गर्ल्स ना तो इसमें आ रही है और ना ही जा रही है। जो इसमें जो जा रहे हैं वो कौन है, बॉयज है। ये तो 15 गर्ल्स पहले ही चलेगी यानी कि रेशियो से पहले ही। ठीक है, तो यानी कि अब जो है यानी कि गर्ल्स की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए क्या, यानी कि गर्ल्स के जो नंबर है वो सेम होनी चाहिए। यदि गर्ल्स के नंबर सेम होने चाहिए तो यहाँ पर गर्ल्स 5 है तो आप इसको भी 5 बना लो। तो इसको 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बॉयज का रेशियो कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ से गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा, 5।
ठीक है। बॉयज का रेशियो 10 और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा 5। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, पहले बॉयज वो 10 थे और अब जो बॉयज बचे हैं वो 1 बचे हैं, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों आया? तो आप कहेंगे ये जो 10 से 1 का डिफरेंस आया है ये इसलिए आया है क्योंकि 45 बॉयज छोड़ के चले गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 9 की वैल्यू 45 है, 9 की वैल्यू कितनी है बेटा 45, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है यहाँ पर हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द ग्रुप। ग्रुप में प्रारंभ में तो यदि 1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो 25 तो अभी ये लड़कियां हैं और 15 ये गर्ल्स थी, तो टोटल जो गर्ल्स है वो कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर 25 और 15 आंसर आ जाएगा आपका 40। कितना आ जाएगा 40। क्या समझ पाए हैं सभी? जहां कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना। यहाँ पर गर्ल्स में ना तो गर्ल्स जा रही थी और ना ही आ रही थी, तो हमने गर्ल्स की वैल्यू सेम बना ली, ठीक है। गर्ल्स की वैल्यू सेम यानी कि अभी जो गर्ल्स यदि 5 है तो पहले भी कितनी रही होगी 5 रही होगी, ठीक है। हमने इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेशियो आ गया 10, ये आ गया 1। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 45 है, यानी कि 9 की वैल्यू 45 है, 1 की वैल्यू 5। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 25, तो ये आ गई है और 15 पहले चली गई है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से अगर आपके लिए बॉयज के लिए पूछ ले तो यहां से यदि बॉयज के लिए पूछ ले तो कि बॉयज पहले कितने थे, तो आप कहेंगे बॉयज है यदि 1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। 1 की वैल्यू यदि 5 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 50 हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया है बॉयज की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो एसआई होता है साधारण ब्याज, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। और कभी यदि आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 100 इंटू एसआई, और अपॉन में प्रिंसिपल चाहिए तो आर इंटू टी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कभी आपको यदि रेट चाहिए तो आप क्या करोगे 100 इंटू एसआई, और अपॉन में रेट चाहिए तो P इंटू टी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि आपको टाइम चाहिए तो ये होता है 100 इंटू एसआई, और अपॉन में यदि टाइम चाहिए तो टाइम के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे P इंटू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 8 अपॉन 25th of the sum, ठीक है। if the number of years are numerically half of the rate percent per annum then the rate percentage per annum। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, ठीक 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से आधी है, ठीक है। तो आपसे रेट पूछी गई है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो आपको प्रिंसिपल दिया गया है वो आप लोग यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया 8/25 दिया गया। 8 में क्या दिया गया है 25 दिया गया है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, ये नीचे वाली वैल्यू को आप लोग हमेशा प्रिंसिपल माना करो, ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यू को आप हमेशा प्रिंसिपल या फिर मूलधन मान सकते हैं, ओके। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर 25, यहाँ पर जो एसआई होगा साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से जो रेट होगी वो तो आपको निकालना है, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा यहाँ पर R/2, ठीक है। जो टाइम होगा
वो हो जाएगा यहाँ पर r अपॉन में 2y, और यहाँ से आपको रेट परसेंट तो निकालनी है। आपके पास प्रिंसिपल भी है, SI भी है, टाइम भी है, रेट नहीं निकाल सकते। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू SI P इंटू T। चलो यहाँ से सोल्व करते हैं। देखो 100 इंटू SI की वैल्यू है कितनी? 8 है, अपॉन में यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 25 है, इंटू टाइम कितना है? R अपॉन में 2 है, और आपको क्या चाहिए? रेट परसेंटेज चाहिए। सही है, ठीक है। ये 25 से कितनी बार कटेगा? 4 टाइम्स, ठीक है, और ये पलटकर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से R स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 64। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। तो रेट आ जाएगी यहाँ से 8%। और यदि यहाँ पर टाइम पूछता तो टाइम है वो रेट का आधा है, तो टाइम आ जाता है यहाँ पर 4 ईयर। आपसे क्या पूछा गया है? रेट पूछी गई है, तो रेट कितनी आ जाएगी? 8%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आ गया है आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मैंने आपको कल भी क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आपको याद हो तो। हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? इन सभी का हम लोग सम करते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। देखो ये 8 8 8 16, 16 और 2 18, 5 23 और 26, 26 6 32, 32 और 8 40, कैरी कितना? 4, ठीक है। 4 और 5 9, 9 4 13, 6 19, 19 और 5 24, 28 32, 36 43 46 और 4, यानी कि ये हो जाएगा 500। और 500 बटे कितने नंबर से? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो मीन आएगा वो आ जाएगा 50। मीन कितना आ गया बेटा? मीन आ जाएगा यहाँ से 50। हाय बेटा, लेकिन आप क्लास देख लो, ठीक है रंजीत। चलो, डेली आपको पता होना चाहिए फिक्स 5 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है और 6:30 या 7 बजे तक हमारी क्लास चलती है। फर्स्ट टाइम क्लास में है तो क्लास को पूरी देखना है, और अगर आप लोग नोटबुक और पेन के साथ ये नोट्स बना लेते हैं तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ। प्री देना, मेंस देना, कितने भी दिन बाद आप लोग देना एग्जाम। यहाँ पर हमने मीन निकाल लिया। अब डिवीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर 50 में से 38 माइनस करोगे, कितना बचेगा? आप कहेंगे 12। यहाँ पर 50 में से और 70 में डिफरेंस कितना है? 20 का। यहाँ पर 48 और 50 में डिफरेंस कितने का? 2 का। यहाँ पर 50 और 40 में डिफरेंस कितने का? 10 का। 50 और 42 में डिफरेंस है 8 का। 50 और 55 में डिफरेंस है 5 का। 50 और 63 में डिफरेंस है 13 का, ठीक है। और 50 और 46 में जो डिफरेंस है वो है 4 का। 50 और 55 में 4 में जो डिफरेंस है वो 4 का है, और 54 और 50 में जो डिफरेंस है वो है 6 का। अब आप यहाँ से क्या करेंगे? इन सभी को ऐड करेंगे। 2 2 4, 4 और 8, 8 और 4 12, 5 17, 17 3 20, 20 और 4 24, 24 या 28, और 28 और 6 34, कैरी कितना हो जाएगा? 3 3 4 5 और 3 8। अब ये जो 84 आया है, इसमें आप लोग टोटल नंबर्स का भाग देंगे, तो हमारे पास डिवीजन आ जाएगा, मीन डिवीजन, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 8.4। क्या सभी बच्चों का आंसर 8.4 आया है क्या? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का।
और यहाँ पर आप सभी बच्चे सोल्व कीजिएगा। देखो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू दी गई है वो थीटा और 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसमें आप लोग वैल्यू पुटिंग करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बेसिक सिखाने वाला हूँ। ठीक है, समझो। यहाँ पर जो आपको दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल में 0 है। तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं यही क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, तो इस कोस थीटा को भी आप लोग साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर टेन थीटा होता है, यहाँ पर कोट थीटा, फिर यहाँ पर टेन थीटा, तो यहाँ पर कोट थीटा को आप लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन थीटा में, यानी कि सभी को सेम यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब ध्यान रखना, कोस स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख लेंगे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या है, माइनस के 3 साइन थीटा है, प्लस के 2 है, और इक्वल में कितना है, 0 है। बताओ समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए, अब देखो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे, चलिए मैं एक स्टेप आपके लिए सोल्व कर ही देता हूँ। यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होगा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3 साइन थीटा और प्लस के 2 और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, आप कहेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। कितना बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, यहां पर माइनस के 3 साइन थीटा, और यहां पर देखो ये 2 है, ये 1 है, तो यहां पर बचेगा +1 और इक्वल में कितना होगा, 0 होगा। बताओ सही है क्या? यहां तक किसी को, बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। एक एक मैं आपको पॉइंट पूछता हूँ, चलता हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और जब दोनों को ऐड करें तो माइनस के 3 आने चाहिए। ऐसी वैल्यू सोचो, तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। जब -2 इंटू -1 करेंगे, ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2 आएगा, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे -2 और -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है, इस कंडीशन में अब हम एक और काम करते हैं साथ में। वो क्या करते हैं कि इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी 2 डिवाइड करते हैं, और यहाँ से साइन इनके चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से एक वैल्यू आई हमारे पास 1 और एक वैल्यू आई है हमारे पास 2। किसकी वैल्यू आई है ये बेटा, साइन थीटा की। अब साइन थीटा की आपको पता होना चाहिए, जो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है वो 90 डिग्री पर होती है, और यहाँ पर इसने कह रखा है कि जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यदि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए तो यहाँ से हम लोग ये वाली वैल्यू तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है। अब 1/2 आप सभी लोग जानते हैं 30 डिग्री पर होता है, तो आप लोग 30 डिग्री से यहाँ पर पुट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बेसिक ही समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से बेस या आधार है वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बेस या आधार आ जाएगा,
कर्ण के स्क्वायर में से कर्ण के स्क्वायर में से लंब का माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेस या आधार, रूट में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? रूट में 3 आ जाएगा, बेस या आधार। अब आपको क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 1 प्लस के यहाँ पर इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 प्लस के आपको पूछा गया है सेक थीटा और प्लस के टेन थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस के सेक थीटा होता है, वो क्या होता है? तो आप कहेंगे हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है। हाइपोटेनस है कितना, यानी कि कर्ण है कितना, तो आप कहेंगे कर्ण जो है यहाँ पर वो कितना है? 2 है, और अपॉन में बेस कितना है? रूट में 3 है। बताओ सही है क्या? और 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा? 1√3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये तो हो जाएगा 1 प्लस के, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? √3, और अपॉन में 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। आप लोग ध्यान रखना, 3 को आप लोग √3 × √3 भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। 3 को आप लोग, यानी कि कोई भी संख्या है उसको आप लोग 2 बार रूट में लिख सकते हैं। जैसे 5 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 5 को आप लोग 5√5 भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस 3 की वैल्यू क्या है? √3 × √3, तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो 1 प्लस के, और 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 × √3। चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, और अपॉन में क्या है? √3, ठीक है। तो ये एक √3 से एक √3 कट जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा? 1 प्लस के √3, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का 23 क्वेश्चन नंबर सोल्व करो, आंसर दो। देखो, ए एंड बी सेपरेटली कैन बिल्ड ए वॉल in 6 2/3 days and 8 1/3 days respectively if they work for 1 day alternately. Starting with A, in how many days will the wall be built? A और B अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण 6 से 2/3 दिन में और 8 से 1/3 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक A है और यहाँ पर एक B है, ओके। एक किसी दीवार का निर्माण 6 से 2/3 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा? 20/3 दिन हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8 × 24 और 1 25/3 हो जाएगा। कोई डाउट है? अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेज देख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा सिखा रखा है कि जो एलसीएम आएगा वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का लेंगे, ठीक है। नीचे वाले नंबर्स से हमें कोई मतलब है नहीं। तो एलसीएम लेंगे वो कितने का लेंगे? 20 का और 25 का। एलसीएम जो हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 20 का और 25 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एलसीएम 100 आ गया, तो 100/20 और बटे 3 ए के लिए, तो ए की इफिशिएंसी कितने आ जाएगी? 5 बार कट जाएगा और ये 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ए की इफिशिएंसी आ जाएगी 15। यहाँ पर बी की इफिशिएंसी टोटल यूनिट 100 है, टाइम कितना है? 25/3 है, तो 25 से कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, और ये 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से बी की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से ये दोनों अल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है एक दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए आ जाएगा, चौथे दिन बी, फिर पांचवें दिन ए आएगा, छठे दिन बी, फिर सातवें दिन ए, आठवें दिन बी, इस तरह से। ठीक है, कैसे, पहले ए काम करेगा, फिर आ जाएगा बी, फिर ए काम करेगा, फिर आ जाएगा बी, फिर ए काम, फिर आ जाएगा बी। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 15 है, बी की इफिशियंसी 12 है, फिर से 15 और फिर से 12। हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं कि 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, तो 2 दिन में जो कितने यूनिट काम हो रहा है, तो 2 दिन में जो काम हो रहा है वो हो रहा है 27 यूनिट। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में जो काम हो रहा है, यानी कि ए एक दिन में 15 यूनिट कर रहा है, बी 12 यूनिट, तो 2 दिन में जो काम हो रहा है वो हो रहा है 27 यूनिट हो रहा है। हमें कितने यूनिट काम करवाना है, 100 यूनिट। तो हमें ऐसे करना है कि 27 का मल्टीपल ऐसा ढूंढना है जो 100 के आसपास आए। तो आप कहेंगे 27 का अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 108 आएगा। तो 108 तो काफ़ी ज़्यादा चला गया, यानी कि 8 ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम चला जाएगा। ठीक है, या फिर उसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर 27 को 3 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81। 27 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा, 81। तो यहाँ पर 2 को भी आप लोग जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 डेज। 6 दिन में कितने यूनिट काम हो चुका, 81। हमें कितना करवाना, 100। ठीक है, अब फिर से कौन करेगा, स्टार्टिंग कौन करेगा, ए, और ए कितने यूनिट काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट काम कर रहा है। कितने यूनिट काम कर रहा है, 15 यूनिट। तो 15 हम लोग जोड़ देंगे, तो इसमें भी एक दिन जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 काम। अब ये जो 96 काम है, ठीक है, ये तो कितने दिन में हो गए हैं, तो ये हो गए बेटा 7 डेज में। ठीक है, अब बचा कितना काम, तो बचा जो काम है वो बचा है 4। केवल 4 ही हमें करना है। ठीक है, केवल 4 ही यूनिट हमें काम करवाना है। लेकिन यहाँ पर जो काम करेगा बी, बी की इफिशियंसी कितनी है, 12 है, तो हम 4/12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3। तो टोटल जो वर्क लगेगा वो कितना लगेगा, तो 7 तो ये है और 1/3 ये है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 सही 1/3 दिन आपकी क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा।